सो फ्रॉम अ न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मुझे शिवा का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज एवरी एक्शन, एवरी थॉट दैट कम्स इन आवर ब्रेन इज फंडामेंटली एक बहुत बेसिक लेवल पे फियर ऑफ डेथ से आ रहा है, which is why I think all of neuroscience is based on Shiva. Everything that you ever wanted, आप जो भी चाहते हो, everything comes from that sense of मैं. I need my ego for motivation. I don't need ego for motivation. I need my ego for motivation. I don't need. I need my breakup for motivation. I don't need it for motivation. Correct. Because you need engine. It's like petrol. और ये आजकल का गाड़ी नहीं है भाई, ये 2 बिलियन साल पुराना गाड़ी है जो ईगो से ही चलते आ रही है आज तक. और आप अचानक से आज बैठ के बोलोगे कि नहीं मुझे ईगो छोड़ना है, गाड़ी आगे कैसे जाएगी फिर? ये टीआरएस हिंदी का एक बहुत ही जरूरी और पावरफुल एपिसोड है, क्योंकि दोनों स्पिरिचुअलिटी और साइंस की बातें साथ में हुई, एक न्यूरोलॉजिस्ट के साथ, एक साइंस ओरिएंटेड शख्सियत के साथ. हमने शिवजी के बारे में बात किया, हमने ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में बात किया, और हमने मेडिटेशन, योगा जैसी चीजों के बारे में बात किया फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रेन एवोल्यूशन. आपके दिमाग पर, आपके जिंदगी पर इन चीजों का क्या असर पड़ता है साइंटिफिकली स्पीकिंग. योगा आज पूरी दुनिया डिस्कवर कर रही है, कुछ साइंटिफिक रीजंस की वजह से उन्हें एक्सप्लोर किया गया है इस एपिसोड में. साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से अगर आपको मेडिटेशन सीखना है, हमने आपके लिए एक मेडिटेशन ऐप बनाई है, लेवल सुपर माइंड, उसे नीचे लिंक किया है, ज़रूर डाउनलोड कीजिए, उसका फ्री ट्रायल का इस्तेमाल कीजिए, खुद के दिमाग को एक्सप्लोर कीजिए, ताकि आपके दिमाग की कैपेसिटी और दिमाग का पावर इंक्रीज हो जाए. यह डॉक्टर सिड वॉरियर टीआरएस हिंदी पर. इस एपिसोड को आपको बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पावर पैक्ड और इन्फॉर्मेशन पैक्ड एपिसोड है. एंजॉय टीआरएस हिंदी. डॉक्टर सिड वॉरियर, आपका स्वागत है टीआरएस हिंदी के इस बहुत ही स्पेशल एपिसोड में. आप कैसे हो सर? वेरी गुड, थैंक यू सो मच रणवीर फॉर हैविंग मी. इट्स एन ऑनर. पिछली बार हमने 3 इंग्लिश पॉडकास्ट करे, तीनों न्यूरो साइंस के ऊपर थे. चौथा एक पॉडकास्ट बनाया था पॉर्न और मैस्टरबेशन के बारे में, हिंदी में. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. हो सके तो इस पॉडकास्ट से पहले उस पॉडकास्ट को देख लीजिए. पर इस पॉडकास्ट का टॉपिक है, इस एपिसोड का टॉपिक है, हाउ टू हैक योर ओन माइंड एंड बॉडी टू बिकम शिवा. अगर आपको शिवा जैसे बनना है, अगर आपको खुद की एवोल्यूशन चाहिए, तो एवरीवन शुड नो कि इट इज अचीवेबल. हमारे साथ है डॉक्टर सिड वॉरियर, जो एक रिनाउंड न्यूरोलॉजिस्ट है. क्या फील हो रहा है आज? फीलिंग वेरी गुड. इट्स अ वेरी कंफर्टेबल स्पेस दैट यू हैव क्रिएटेड. बहुत मज़ा आ रहा है. सेकेंड टाइम करते हुए तो और भी कंफर्टिंग लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि पुराना दोस्त से बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है. ब्यूटिफुल. ओके, पहले मैं आपसे एक इंसान के बारे में बात करना चाहूँगा, डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन. मैं भी उन पर फैन बॉय करता हूँ, आप भी उन पर फैन बॉय करते हो. Absolutely. पहले ये बता दीजिए ऑडियंस को, एंड्रू ह्यूबरमैन है कौन और उनका सब्जेक्ट किन चीज़ों से रिलेटेड होता है. तो एंड्रू ह्यूबरमैन प्रोफेसर है न्यूरो साइंस का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में. वो ऐसा प्रोफेसर है जो आप सबको फॉलो करना चाहिए. उनका पॉडकास्ट है ह्यूबरमैन लैब पॉडकास्ट नाम से, और वो ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जो हम सबके साथ रिलेटेड है, जैसे कि अटेंशन हो, फोकस हो, टाइम कैसे मैनेज करना है, हमारे ब्रेन में एंगर कैसे मैनेज करना है. ही टॉक्स अबाउट टॉपिक्स लाइक ADHD, तो जिनको ज़्यादा अटेंशन डेफिसिट प्रॉब्लम्स होते हैं, डिस्ट्रैक्शन होता है. ही टॉक्स अबाउट हमारे एक्सरसाइज रेजिमेंट्स में कौन से फूड्स ब्रेन को अफेक्ट करता है, कौन सा एक्सरसाइज किस तरह से ब्रेन को अफेक्ट करता है. ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम सबको अफेक्ट करता है, और वो बहुत डिटेल में बात करते हैं. सो इट इज़ अ वेरी गुड पॉडकास्ट टू फॉलो. ओके, और टॉपिक को स्विच करना चाहूँगा. अगर आप एंशिएंट इंडियन कल्चर को स्टडी करें तो बहुत सारे ऐसे किताबें लिखी गई है, शास्त्र लिखे गए हैं, जहाँ ऐसे लाइफ हैक्स भी हैं. वो अगर आपको योगा सीखनी है, आपको योग सूत्रास पढ़ने चाहिए, योग सूत्रास ऑफ पतंजलि. अगर आपको मान लो साइकोलॉजी के बारे में ज़्यादा सीखना है, तो कहते हैं कि भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे साइकोलॉजी हैक्स हैं. क्योंकि आप डॉक्टर हो, पर आपने इन चीज़ों
को भी थोड़ा रिसर्च किया है, डू यू अग्री कि इंडिया के एंशिएंट कल्चर में बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक चीजें हैं? आई वुड से यस, बिकॉज मेरे दिमाग में ये हार्ड प्रॉब्लम्स और सॉफ्ट प्रॉब्लम्स करके मैं सोचता हूँ. देर आर सम थिंग्स जो हार्ड प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हमारा जो मेंटल स्टेट है, फोकस कैसे करना है, हु आर वी, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स 2022 के स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स नहीं है. 2000 years ago, 5000 years ago ये प्रॉब्लम्स तभी भी थे. एंड एनी थिंकिंग सिविलाइजेशन, कोई भी सिविलाइजेशन अगर डेवलप हुआ हो और उसमें लिटरेचर आया है, थिंकिंग स्पिरिचुअल लीडर्स, थॉट लीडर्स आए हैं, तो ये क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन होना इनएविटेबल हो जाता है. और उस टाइम का डिस्कशन का रिजल्ट है ऑल दीज बुक्स, राइट? सो आई फील दैट उसको ना पढ़ना और उसमें से लेसन्स ना सीखना इज अ वेस्ट. वी आर मिसिंग आउट ऑन एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज दे हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स. इसके बारे में सोचा गया है, लिखा गया है. इसका मतलब ये नहीं है कि उनका एक्सप्लेनेशंस हमारे 2022 के साइंस के मुताबिक ही हो, बट उनका इंटरप्रिटेशन शायद करेक्ट हो सकता हो. सो व्हेन आई रेड भगवद गीता, आई हैव रेड इट 3 times. मैंने पहली बार पढ़ा था व्हेन आई वाज 18, सेकेंड टाइम मैंने पढ़ा था व्हेन आई वाज अराउंड 24, एंड थर्ड टाइम आई रेड इट व्हेन आई वाज 32. एवरी टाइम आई रेड इट, मुझे बुक का मीनिंग कुछ अलग समझ में आया. और एक रीज़न हो सकता है कि मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस चेंज हुए हो, मैं खुद चेंज हुआ हो. दूसरा रीज़न हो सकता है कि मेरा नॉलेज लेवल चेंज हुआ. तो एज एन 18-year-old मुझे मेडिसिन के बारे में कुछ भी पता नहीं था. एज ए 24-year-old मुझे थोड़ा बहुत पता था बॉडी के बारे में. एज ए 32-year-old, एज ए न्यूरोलॉजिस्ट, मैं जब भगवद गीता में ऐसा लाइन पढ़ता हूँ कि आपके सेंसेस के ऊपर प्लेजर डिपेंड होता है, मैं सोच रहा हूँ मेरे सेंसरी कॉर्टेक्स से कैसे डोपामिन नेटवर्क्स एक्टिवेट हो रहे हैं. ओके, ये लाइन को ले लेते हैं. Okay. ठीक है, क्योंकि मैंने पूरी भगवद गीता को नहीं पढ़ा है, पर आई हैव रेड दीज पार्ट्स. यही सेंसरी प्लेजर्स, सेंसेस से दूर रहिए. सेंसेस एक बहुत ही की टॉपिक है भगवद गीता के अंदर. और आई थिंक इस पर हमने चर्चा की थी पिछले पॉडकास्ट में, वो एडिक्शन वाले पॉडकास्ट में. पर जल्दी से ये समझा दीजिए कि डोपामिन सिस्टम क्या होता है. ये थोड़ा रिवीजन है पिछले पॉडकास्ट का. तो हमारा ब्रेन इवॉल्व हुआ है ओवर द लास्ट 2 billion years. ओके, तो धीरे धीरे से इवॉल्व होते होते गया है नीचे से ऊपर तक. तो अगर आप स्पाइन से लेके, नेक से लेके ऊपर तक, फोरहेड तक सोचोगे, तो वो ब्रेन का एवोल्यूशन का डायरेक्शन हुआ है. समवेयर अलोंग द वे स्पाइन के ऊपर एक एरिया डेवलप हुआ जिसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं. एक मिनट डॉक्टर, जब आप ये कह रहे हो स्पाइन से इवॉल्व हुए हम, मतलब पहले के जो अमीबा थे या लोअर ऑर्गेनिजम्स, उनकी सिर्फ एक स्पाइन होती थी, वो पहले बनी, फिर ब्रेन बनी विद टाइम? या आप कह रहे हो कि जब आप एक फीटस होते हो, जब एक स्पर्म और ओवा फ्यूज होते हैं, और जब आप किसी के कोक में फॉर्म हो रहे हो, तो पहले आपकी स्पाइन फॉर्म होती है? दोनों तरफ से आप करेक्ट बोल रहे हो. ओके. एवोल्यूशनरली, मतलब मैं बोलूँ 2 billion years ago, शुरुआत के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अमीबा, जो बैक्टीरिया, वायरसेस, उनमें स्पाइन भी नहीं था. शुरुआत के ऑर्गेनिज्म को इनवर्टिब्रेट कहते थे, मतलब उनको स्पाइन नहीं है, मतलब स्पाइनल कॉलम नहीं है. फिर धीरे धीरे वो स्पाइनल कॉलम आ गया, और स्पाइनल कॉलम का हेड और टेल का कुछ फर्क नहीं था. फिर धीरे धीरे स्पाइनल कॉलम का एक हेड आ गया और एक टेल आ गया, और वो हेड इवॉल्व होते होते ब्रेन बन गया. ओके. तो इससे ऑर्गेनिज्म या वो क्रीचर को एक डायरेक्शन मिल गया कि मैं इस तरह फेस कर रहा हूँ जी, क्योंकि उसमें मूवमेंट आ गया कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है. और उसमें उसके बाद डेवलप हुआ सेंसेस. बिकॉज आप सोचोगे तो सेंसेस का मतलब क्या है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सेंसेस? यू नीड टू नो कि आपके अगल बगल क्या है. अल्टीमेटली वही है, क्योंकि खतरा हो सकता है. खतरा हो सकता है एक, और दूसरा है कि मैं खाना कहाँ से लूँ. तो हर एक ऑर्गेनिज्म को वही एक मेन पर्पस है कि मुझे खाना चाहिए, तो खाने के लिए मुझे ढूंढना है, ढूंढने के लिए मुझे कुछ तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, दैट इज सेंसेस. तो जैसे ही हेड बन गया, हेड के अंदर आँख आ गए, कान आ गए, सारे सेंसेस आ गए, सो दैट वी कैन मूव. और एक तीसरी चीज भी हुई,
उन सेंसेस के थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे आसपास कोई सेक्सी इंसान है या नहीं, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म को सेक्स करना है, रिप्रोड्यूस करना है। Yes. और चलो फिर आप कंटिन्यू कीजिए, मुझे बस यही कहना था। तो आपको जो सेक्स बोलते हुए जो प्लेजर मिला उसको डोपामीन कहते हैं, जी। ठीक है। और वही डोपामीन स्पाइक ऑर्गेनिजम्स को भी मिलता है जब उनको खाना मिलता है, जब उनको सेक्स मिलता है, जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जब उनको स्पीशीज को बढ़ाने का चांस मिलता है। तो वो डोपामीन इज लाइक अ एवोल्यूशनरी ब्राइब। ओके। तो ब्राइब क्या होता है कि चलो ये ले लो 10 रुपया 1000 रुपया और आप मुझे ये दे दो। मतलब आपका दिमाग आपकी बॉडी को एक रिश्वत दे रहा है। करेक्ट। ओके। सो इट इज अ ब्राइब टू मेक दैट ऑर्गेनिज्म डू समथिंग। तो मान लो आपका दिमाग आपके बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, आपकी पूरी बॉडी आपके दिमाग की वजह से चलती है। Yes. अगर आपका दिमाग चाह रहा है कि हाँ ये एक्टिविटी ये ज्यादा करो, तो आपकी बॉडी में एक डोपामीन का एक वाटरफॉल छोड़ देगा। ओके। तो वो एंटिसिपेशन होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे एक चॉकलेट केक पड़ी है जी, तो हमारा दिमाग कह रहा है कि इसमें बहुत सारे कैलोरीज हैं, शुगर रश मिलेगा, खाओ खाओ। तो वो डोपामीन छोड़ते रहता है। और आप जैसे आप रीच आउट कर रहे हो, डोपामीन का स्पाइक बढ़ते जाता है, और जैसे आप उसको काट रहे हो सबसे ज्यादा पीक मिलता है, एंड देन योर ब्रेन इज फ्लडेड विद डोपामीन। आपको खुशी मिलती है। इसी से एडिक्शन भी हो सकता है, क्योंकि व्हेन समबडी गेट्स हुक्ड टू दैट डोपामीन स्पाइक, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नाउ कमिंग ऑल द वे बैक, सेंसेस, हमने बात किया कि सेंसेस डेवलप हुआ ताकि आप खाना ढूंढ सके, सेक्स ढूंढ सके। तो सिमिलरली सेंसेस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू डोपामीन, क्योंकि ये दोनों चीज बिल्कुल जुड़ा हुआ है। जो आपको पसंद है वो आप देखोगे, जो आपको पसंद है वो आप सुनोगे, और आप उसकी तरफ जाओगे और आपको प्लेजर मिलेगा। ये सबसे प्रिमिटिव लेवल ऑफ हैप्पीनेस है, जानवरों का हैप्पीनेस। करेक्ट। क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक जानवर है, बट इंसान और जानवरों के बीच अंतर भी होता है। बट वो अंतर किस वजह से होता है? वो उसके बाद आता है। सो द अंतर इज पार्ट 2 ऑफ द मूवी। ओके। तो पार्ट 1 इज दिस। तो हर एक ह्यूमन बीइंग में ये पूरा सिस्टम अभी भी है। जो सिस्टम 2 बिलियन ईयर्स पहले डेवलप हुआ था, हमारे में वो अनइवॉल्व नहीं हुआ है, वो अभी भी है। सो ऑल द थिंग्स दैट विल गिव अ लिजर्ड हैप्पीनेस और अ टाइगर हैप्पीनेस विल गिव अस आल्सो हैप्पीनेस। बट द थिंग विथ ह्यूमन बीइंग्स इज कि लिम्बिक सिस्टम के बाद भी हमारा ब्रेन डेवलप होते गया, जिसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो आप जब अगर फोरहेड टैप करोगे तो उसके पीछे जो ब्रेन है उसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। एंड दैट इज द पार्ट दैट इज थिंकिंग, विच इज लॉजिकल, कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, वॉट इज माई पर्पस इन लाइफ। ये सब ह्यूमन बींग्स का थॉट्स है। एनिमल्स को ये सारा कंफ्यूजन नहीं होता। मैं एक बहुत की चीज़ कहना चाहूँगा, और इसलिए मैं आपके साथ रेगुलरली पॉडकास्ट नहीं करता, क्योंकि मुझे भी 6 महीने चाहिए रहते हैं सीखने के लिए, ताकि अगले शूट में और नए लर्निंग शेयर कर सकूँ। ओके। तो मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था टिम फेरिस का, उनका पॉडकास्ट था मिचियो काकू के साथ, जो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। और टिम फेरिस ने मिचियो काकू से पूछा कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू यू। मतलब ये जो जान होती है हमारे अंदर, जिसकी वजह से हमारी आंखें चल रही है, जो लोग लाइफ फोर्स कहते हैं, वो आपके लिए क्या है? तो मिचियो काकू ने कहा 3 तरह के कॉन्शियसनेस होते हैं। पहला कॉन्शियसनेस होता है सेल्यूलर कॉन्शियसनेस, जहाँ शायद वो सेल्यूलर बीइंग को सिर्फ पता है कि हाँ मैं कुछ हूँ, शायद स्पेस का भी कोई लॉजिक नहीं है वो सेल्यूलर बीइंग के अंदर। दूसरा टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस होता है एनिमल कॉन्शियसनेस, जहाँ ये सब चीज़ होती है, सेक्स, खाना और सेफ्टी और सेंसेस से रिलेटेड होता है। फिर उन्होंने कहा तीसरा प्रकार का कॉन्शियसनेस है ह्यूमन कॉन्शियसनेस, जहाँ प्रेजेंट के साथ साथ आपको फ्यूचर की भी थोड़ी समझ है, जहाँ टाइम एक फैक्टर बन सकता है। मतलब व्हाट सेपरेट्स अस फ्रॉम एनिमल्स इज आवर प्लानिंग फॉर आवर फ्यूचर। एनिमल्स सिर्फ मोमेंट में रहते हैं कि ये मेरे सामने मेरा प्रे है, मुझे इसको मार के खाना है, या वहाँ घास पड़ा है, मुझे वो खा लेना है। ये एक ऑपोजिट जेंडर का एनिमल है, इसके साथ सेक्स करना है। वो बस प्रेजेंट में रहते हैं, वो जनरली आगे का सोचते हैं। पर ह्यूमन बीइंग्स हमेशा आगे का सोचते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज अबाउट हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ फ्यूचर टाइम, पास्ट टाइम नहीं, क्योंकि एनिमल्स की भी मेमोरीज होती है, पर शायद उनमें फ्यूचर विजुअलाइजेशन की एबिलिटी उतना नहीं होता। तो क्वाइट लिटरली हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसमें से जो सबसे लेटेस्ट इवॉल्व्ड पार्ट है उसको फ्रंटोपोलर एरिया कहते हैं। ओके। दैट इज लिटरली
द थर्ड आई का एरिया, वेयर वी विजुअलाइज द थर्ड आई, वहाँ पे फ्रंटोपोलर एरिया है. एंड फ्रंटोपोलर एरिया का जॉब है फ्यूचर प्लानिंग. ओके, विजुअलाइजेशन. विजुअलाइजेशन. तो फ्यूचर प्लानिंग का क्या मतलब है? आप प्रेजेंट में जो भी वेरिएबल्स आप देख रहे हो उसको आप ले लो, आप उसका डायरेक्शन देखो और आप उसको प्रोजेक्ट करो कि अगर मैं बॉल, मेरे पास एक टेनिस बॉल है, मैं यहाँ पे बॉल छोड़ रहा हूँ, तो प्रेजेंटली बॉल यहाँ पे है, उसका स्पीड ऐसे जा रहा है, तो आई कैन प्रोजेक्ट दिस इंफॉर्मेशन इनटू द फ्यूचर एंड से कि 2 सेकंड के बाद बॉल नीचे आएगा, उसके 2 सेकंड के बाद बॉल बाउंस होगा. तो वो सब कुछ कैलकुलेशन है. बट इफ आई से कि ये बॉल 5 साल के बाद कहाँ होगा, नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट? आपके पास सारे वेरिएबल्स है क्या? आपके पास उतना कैपेसिटी है क्या कैलकुलेट करने को? सो इन अदर वर्ड्स, सीइंग द फ्यूचर इज जस्ट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इनफ प्रोसेसर एंड इनफ वेरिएबल्स. अगर आपके पास सारे वेरिएबल्स है और अगर आप प्रोसेस कर पा रहे हो तो आपको फ्यूचर बहुत अच्छे से दिख जाएगा. ओके, अभी न्यूरोसाइंस से एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और आदि योगी के बारे में बात करते हैं. तो कहा जाता है कि आदि योगी वो पहले मनुष्य थे जिन्होंने योगा का इस्तेमाल करके एवोल्यूशन को प्राप्त किया. हम मंकी से इवॉल्व हुए, ठीक है, अब हम ह्यूमन बींग्स बन चुके हैं और अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं. बट इसका ये मतलब नहीं कि हमारी एवोल्यूशन खत्म हो चुकी है. इसका ये मतलब है कि वी आर एट सम मिड पॉइंट और इसके बाद भी हमारी एवोल्यूशन हो सकती है. अभी वो एवोल्यूशन क्या होगी किसी को नहीं पता. तो कहा जाता है कि शंकर भगवान के बहुत अलग अलग नाम होते हैं और हर नाम एक अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, सदगुरु के अकॉर्डिंग जब हम शिवा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, शिवा मतलब डायमेंशन बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग. एक ऐसी जगह, यहाँ एक ऐसी रियलिटी या एक ऐसा ऑल्टरनेट यूनिवर्स जो हमारे समझ के बाहर है. अगर आप में से किसी ने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी तो इंटरस्टेलर के एंड में जो होता है दैट इज अ डायमेंशन बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग. पर ये इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है कि शायद मैं ना ही इंग्लिश में ना ही हिंदी में इस चीज को समझा पाऊंगा. बेसिकली इंटरस्टेलर ने कहा कि डायमेंशन बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इज एक ऐसी डायमेंशन जहां टाइम का कुछ मतलब नहीं है, जहां भूतकाल और भविष्य साथ में हो रहा है और प्रेजेंट भी साथ में हो रहा है. शिवा इज दैट डायमेंशन. तो आदि योगी वो पहले इंसान थे जिन्होंने शिवा को प्राप्त किया. इसलिए जो आदि योगी का स्टैच्यू अब ईशा फाउंडेशन में बनाया गया, इट्स टू रिमाइंड ह्यूमन बीइंग्स की यार आप भी एवोल्यूशन प्राप्त कर सकते हो अगर आपने योगा के फायदे उठाए, अगर आपने मेडिटेशन के फायदे उठाए. आप इस चीज को मानते हो एज अ डॉक्टर? सो फ्रॉम अ न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मुझे शिवा का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज एवरी एक्शन, एवरी थॉट दैट कम्स इन आवर ब्रेन इज फंडामेंटली एक बहुत बेसिक लेवल पे फियर ऑफ डेथ से आ रहा है. Which is why I think all of neuroscience is based on Shiva. From that concept, अगर मैं ये बहुत अलग अलग टॉपिक्स को जोड़ने का कोशिश करूँ तो मुझे ये एक कॉमन पॉइंट मिलता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म ले लो, कोई भी बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बींग्स तक, फियर ऑफ डेथ इज अ यूनिवर्सल थ्रेड. फियर ऑफ डेथ कैसे एक्सपीरियंस करता है वो उस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, उसके कितने सिस्टम्स है एक्सपीरियंस करने का. अ बैक्टीरिया विल नॉट फील फियर लाइक a human being feels fear. In fact, a dog will not feel fear like a human being feels fear. But वो fear of death is common. Because everything that we do is to avoid death. आप अगर सोचोगे, खाना ढूंढ रहे हो डेथ अवॉइड करने को, सेक्स ढूंढ रहे हो डेथ अवॉइड करने को ऑफ आवर स्पीशीज, और आप प्रेडेटर से भाग रहे हो डेथ अवॉइड करने को. Everything is to avoid death. So I feel that Shiva is actually universal in neuroscience. ओके, फेयर. सक्सेस के बारे में बातें करते हैं. सक्सेस बेसिकली वही होता है कि यार मेरे खुद के लिए और मेरी फैमिली के लिए और मेरे दोस्तों के लिए मैं खाना ला सकता हूँ ताकि वो मरे नहीं. अगेन फियर ऑफ डेथ. पर इसी एंगल से मैं आपको न्यूरोसाइंस के बारे में ज़्यादा पूछना चाहूँगा. मेरे को याद है कि आपके लास्ट टाइम के शूट में आपने एक स्टेटमेंट कही थी कि ऑल मोटिवेशंस कम फ्रॉम ईदर डेथ और लव. तो इन सारी चीज़ों में लव का स्पेस कहाँ है? और भगवान के लिए लव भी एक तरह का लव हो सकता है एज अ मोटिवेटर? एब्सोल्युटली. मैं एक अलग एंगल से ये अप्रोच करूँगा जी. हमारा फियर ऑफ डेथ तो है ही, बट द ऑपोजिट ऑफ दैट इज कंट्रोल. ओके.
लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ समथिंग जो हम लोग को कंफर्टेबल लगता है. आप फुटबॉल खेलते हो, ओके, राइट? आपने पहली बार फुटबॉल खेला था, तो आपके पास जब बॉल आता है तो आपका पूरा ब्रेन उसी पे फोकस हो जाता है, वो बॉल पे ही फोकस होता है, और आपका ब्रेन पूरा ओवरलोड हो जाता है कि अभी मैं क्या करूं. आप इधर उधर नहीं देख पा रहे हो, आपको सिर्फ बॉल ही ध्यान दे रहा है, और कोई आके बॉल लेके जाता है और आपको पता नहीं चलता. बट यू कीप ऑन प्लेइंग, आपके ब्रेन में कंट्रोल आ जाता है. नाउ यू आर एबल टू टेक इन मोर. आपको बॉल भी दिख रहा है, आपके टीममेट्स भी दिख रहे हैं, आपके ओपोनेंट्स भी दिख रहे हैं, आपको गोल भी दिख रहा है, and you are able to move. So you are getting more and more control over your own body, over your own mind, over your own emotions. अभी डिफेंडर आ गया तो आप स्ट्रेस में सब कुछ भूल नहीं जाते हो, आपको पता है कि कैसे ड्रिबल करना है. तो जैसे आपका कंट्रोल बढ़ते जाता है, आपका फियर कम होते जाता है. सो व्हेन यू टॉक्ड ऑफ आदि योगी, मेरे दिमाग में वही आया कि सपोज यू रीच अ स्टेट where you gain complete control over your body and your mind. एक तरह से आप fear को overcome कर रहे हो. And I wonder, this is nothing to do with biology and sciences. We are talking in a spiritual, philosophical way. I wonder if that is what merging into Shiva actually means. या मोक्ष, शायद यही मोक्ष है. Fear from, freedom from fear. Okay. So that is, I believe, true success. Because otherwise, everything that you're doing is running away from fear. तो चलो फुटबॉल की बातें करते हैं. आप भी फुटबॉल फैन हो. मैं रोनाल्डो को ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम मानता हूँ, पर मैं मेसी को मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर ऑफ ऑल टाइम मानता हूँ. ठीक है. रोनाल्डो को ग्रेटेस्ट इसलिए मानता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है. मेसी थोड़े से गॉड गिफ्टेड है. जब उनके पास बॉल होता है वो बहुत आसानी से बॉल को कंट्रोल कर पाते हैं. मतलब वो जो अपने दिमाग में सोचते हैं बॉल वही चीज़ें करता है. ओके. और ये कोई भी फुटबॉल फैन समझ जाएगा. क्रिकेट फैंस के लिए सचिन तेंदुलकर की बैटिंग बहुत ऑटोमेटिक थी. तो यही बेसिकली आप कह रहे हो कि अगर आपने इतना सारा फुटबॉल खेल लिया या अगर आप गॉड गिफ्टेड हो तो शायद लाइफ आपके अकॉर्डिंग चलेगी, वो मैच आपके अकॉर्डिंग चलेगी, जो आप चाहते हो वो सब होगा. अब मैं आपको मोक्ष के बारे में पूछना चाहूंगा. तो शायद आदि योगी ने इतना ज्यादा स्पिरिचुअल फुटबॉल खेल लिया, इतना ज्यादा मेडिटेशन फुटबॉल कर लिया कि उनको उनके खुद के दिमाग पर, उनके ब्रेन पर पूरा कंट्रोल आ गया. ओके. मैं आपको साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ मेडिटेशन और साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ योगा और साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ मोक्ष के बारे में पूछना चाहूंगा. क्योंकि हमें हर स्पिरिचुअल स्कूल में बताया जाता है कि दिल साफ रखिए, समाज के लिए काम कीजिए, और साथ में या तो प्रेयर कीजिए या तो मेडिटेशन कीजिए, हो सके तो योगा भी कीजिए साथ में, क्योंकि इन सारी चीज़ों से स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो सकता है. पर एज अ न्यूरोलॉजिस्ट, एज अ डॉक्टर, एज अ साइंस, एज अ मैन ऑफ साइंस, आपका क्या कहना है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनकी वजह से आपका दिमाग शायद बदल सकता है? और मैं आपको मॉडर्न साइंस के बारे में भी पूछना चाहूंगा कि रिसर्च अभी थोड़ा थोड़ा निकलने लगा है मेडिटेशन को लेकर. आपकी क्या राय है? मैं जिस तरह से ये प्रॉब्लम को अप्रोच करता हूँ, मेरे दिमाग में एक ही वर्ड आता है, कॉन्फ्लिक्ट. ओके. ठीक है. नाउ स्टे विथ मी फॉर 5 minutes. वील टॉक अबाउट कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है. कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा. हाँ. जहाँ पे भी आपको दो आइडियाज एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहा है, हमारे दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है. ठीक है. जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो वो एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व करना है. प्रॉब्लम्स आर गुड, क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो ही आगे बढ़ते हो. बट सपोज दैट प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड, हमारे दिमाग में स्ट्रेस बढ़ जाता है. अभी स्ट्रेस बहुत लेवल्स के होते हैं, बट सपोज स्ट्रेस बढ़ते गया. लिम्बिक सिस्टम की बात हमने की थी. लिम्बिक सिस्टम के अंदर एक एरिया है अमिगडाला. अभी अमिगडाला का वन ऑफ द जॉब्स ऑफ अमिगडाला इज टू फाइंड आउट कि थ्रेट कहाँ पे है. एक मिनट, लिम्बिक सिस्टम थोड़ा समझाना पड़ेगा. हाँ. जो हमने एनिमल सिस्टम की बात करी वही है. वील एक्सप्लेन इट. हाँ. ओके. हमने लिम्बिक सिस्टम की बात की थी जब हम एनिमल ब्रेन की बात कर रहे थे. तो लिम्बिक सिस्टम वो प्रिमिटिव ब्रेन है जिसमें फूड, सेक्स, वो सब कंट्रोल होता है. लिम्बिक सिस्टम के अंदर एक अमिगडाला करके एरिया है, उसका काम है थ्रेट ढूंढना कि कोई मुझे मारने आ रहा है क्या. उसी को हम रीफ्रेज कर सकते हैं, उसका काम है कॉन्फ्लिक्ट ढूंढना. तो जहां पे भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट दिख गया तो अटेंशन वहां पे जाता है.
आपने नोटिस किया होगा, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, आपको समझ में आए, थंबनेल डिजाइन। अभी थंबनेल डिजाइन में लोग कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं। व्हाई इज कॉन्ट्रास्ट इंपॉर्टेंट? कॉन्फ्लिक्ट है, ब्लैक ऑन वाइट, ब्लू अगेंस्ट रेड, व्हाटएवर। जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट आ गया, हमारा दिमाग उधर जाता है। या मिस्टर बीस्ट के वीडियोस, अरे यार ये क्या हो रहा है, Exactly. वो ये क्या हो रहा है वाली फीलिंग एक्चुअली आपके अमिगडाला को स्टिमुलेट कर रही है। अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो, हमारा अटेंशन वहां जाता है। सरप्राइज। अभी वो सेम सरप्राइज, इफ इट इज प्लेजेंट, इट बिकम्स अ जोक। तो एवरी स्टैंड अप कॉमेडियन नोज दिस, कि आपको अगर जोक लिखना है तो कुछ तो अनएक्सपेक्टेड चाहिए। अगर ऑडियंस को पता है तो उतना फनी नहीं होगा। बट अनएक्सपेक्टेड बट प्लेजेंट इज अ जोक। अनएक्सपेक्टेड अनप्लेजेंट इज आउटरेज, कैंसिल कल्चर, कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे बोल दिया, गुस्सा आता है। बट अनएक्सपेक्टेड चीजों पे ही हमारा ब्रेन जाता है, कॉन्फ्लिक्ट पे ही हमारा ब्रेन जाता है। अगर सब जगह पे कॉन्फ्लिक्ट ही दिखते रहे तो वी आर स्टक इन दैट लूप। सेम थिंग फॉर द बॉडी, जहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो देयर इज अ चांस ऑफ इंजरी। So when you talk of meditation, for me the purest form of meditation is conflict resolution. So when you are breathing, आप इमेजिन करो कि आप मेडिटेट कर रहे हो, आपके दिमाग में एक एक करके कॉन्फ्लिक्ट आते रहेगा, प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, बिकॉज दैट इज लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। जब लोग कहते हैं कि मेरे से मेडिटेशन नहीं होती, बेसिकली यही कह रहे हैं कि बहुत थॉट्स आ जाते हैं दिन भर के, करियर के, लव लाइफ के। एग्जैक्टली। लोग सोचते हैं मैं बहुत ओवर थिंक करता हूँ। Why are you overthinking? Because your brain is constantly spotting conflicts. ये गलत है, मेरे लाइफ में ये गलत है। वो एक वायरिंग हो गया है, वो एक हैबिट हो गया है आपके दिमाग में, कि आप सिर्फ गलत चीजों के देखते रहते हो, और आपकी गलती नहीं है। वी आर वायर्ड दैट वे। मेडिटेशन इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। और उसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम आप सॉल्व करें, इसका मतलब है कि आप और प्रॉब्लम का जो रिलेशनशिप है वो सॉल्व हो जाए, ताकि वो बार बार आपको आपका थ्रेट रिस्पॉन्स एक्टिवेट ना करे। दैट फॉर मी इज मेडिटेशन। एंड व्हेन यू रीच अ स्टेट ऑफ माइंड जिसमें आपके दिमाग में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा है, दैट इज व्हाट पीस ऑफ माइंड इज। एक मैं थोड़े से एडवांस मेडिटेशन के बारे में बात करना चाहूँगा, सिर्फ पॉडकास्ट के लिए नहीं पर आपके लिए भी। मैंने शायद आपसे इन चीज़ों के बारे में बात किया। अब मैं 6 साल से मेडिटेट कर रहा हूँ। इस स्टेज पर मेरी मेडिटेशन काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई है। एंड आई हैव ऑल्सो फिगर्ड कि जितने भी मेडिटेशन सिखाई जाते हैं, ऑलमोस्ट जितने भी है, सभी का एक ही गोल होता है कि किसी चीज़ पर फोकस कीजिए। या तो किसी मंत्र पे, या तो खुद की ब्रेथ पे, या जो विजुअलाइजेशन आपको करनी है उस पे। बेसिकली आई थिंक 3 ही चीज़ें होती है। ठीक है, तो एट दिस स्टेज मैं एक चांटिंग बेस्ड मेडिटेशन करता हूँ। मेरे खुद के योगा स्कूल का एक चांट है। तो जब मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ, हम पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं दिमाग को शांत करने के लिए, क्योंकि प्राणायाम की वजह से दिमाग बहुत शांत हो जाता है। अगर लाइफ में कभी अनुलोम विलोम नहीं किया है तो कीजिए एक बार, और एक्सपीरियंस करिए कि आपके दिमाग को क्या होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बाद। उसके बाद हम चांटिंग करने लगते हैं। भी चांट्स करते करते आपका दिमाग यहाँ वहाँ भागने लगेगा कि ओके, गर्लफ्रेंड का प्रॉब्लम, करियर का प्रॉब्लम, पैसों का प्रॉब्लम। आपको बस यही देखना है कि यार अच्छा मेरा दिमाग अभी भागे, चलो वापस खींचते हैं और चांट पर फिर से फोकस करते हैं। और जिस दिन आप ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, जिस दिन ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है, उस दिन स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा और आप उस चांट पर कम फोकस करेंगे। पर मेडिटेशन का गोल है कि खुद के दिमाग को स्पॉट करना और नीचे खींचना, कि यार नहीं चांट पर फोकस कर, ब्रेथ पर फोकस कर। और वो करते करते बहुत सारी चीजें होती हैं आपके दिमाग के साथ। पहली चीज, लॉन्ग टर्म में आपको दिमाग को एक वर्कआउट मिल जाता है कि आपके दिमाग का फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। फिर आप उस फोकस को अपने प्रोफेशनल लाइफ में डाल सकते हो। जब आप अपने फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हो तो बिना ओवर थिंकिंग किए, बिना किसी और सिचुएशन के बारे में सोच के आप सिर्फ फैमिली के साथ रह सकते हो। और जब आपके खुश मोमेंट्स हो रहे हैं, कि हैप्पीनेस मोमेंट्स हो रहे हैं, आप उस हैप्पीनेस को भी ज़्यादा अब्जॉर्ब कर सकते हो। पर दूसरी चीज़, आपको अपने दिमाग पर थोड़ा सा कंट्रोल आ जाता है, इमोशंस पर कंट्रोल आ जाता है, क्योंकि इतनी बार आप अपने दिमाग को वो वर्कआउट दे रहे हो कि ओवर थिंकिंग के बीचों बीच नीचे खींचो, चांट पर फोकस करो, नीचे खींचो, ब्रेथ पर फोकस करो, नीचे खींचो, विजुअलाइजेशन पर फोकस करो। आपके दिमाग को एक सॉलिड वर्कआउट मिल जाता है। इसलिए शायद वेस्ट में सब सीईओज, फाउंडर्स ऑफ स्टार्टअप्स, कंटेंट क्रिएटर्स सब मेडिटेशन के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करने लगे, बेसिकली आपके फोकस के मसल को इंक्रीज करने। आपकी कोई राय है इसमें? लॉस ऑफ अटेंशन भी एक हैबिट है। ओके, तो एक आदत लग जाती है कि कोई भी कहीं से भी बुला ले, हमारा अटेंशन वहां पे टर्न होना।
ये भी एक हैबिट होता है और वो बहुत ईजी हैबिट होता है फॉर्म होने के लिए, क्योंकि हमारा अभी का जो सिचुएशन है विद सोशल मीडिया, विद आवर फोन्स ऑलवेज इन आवर हैंड, हर बार नोटिफिकेशन, शॉर्ट कंटेंट, वो एक हैबिट ऑलरेडी बन जाता है कि अटेंशन को एक जगह पे 10-15 सेकंड से ज़्यादा रुकने की ज़रूरत है नहीं। और हमारा ब्रेन कैसे सीखता है, सपोज 15 सेकंड के लिए आई पे अटेंशन टू समथिंग, 15 सेकंड के बाद आई पे अटेंशन टू समथिंग एल्स, और मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, ग्रेट, क्योंकि मुझे डोपामीन स्पाइक अभी हर 15 सेकंड में मिल रहा है और उसका कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस इमीडिएटली पता नहीं चलता। सो आवर ब्रेन लर्न्स दिस न्यू हैबिट और बहुत आसानी से सीख जाता है, बिकॉज आवर ब्रेन इज एफिशिएंट। Why should it pay attention to something for 1 hour when it can go on with life by paying it only 15 seconds? जी. We have to sit down and train our minds again. And the unfortunate thing is that we are fighting against everything. मतलब आज के ज़माने में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा, स्टिम्युलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। करेक्ट। तो जैसे आपने बताया, सपोज वी गेट इनटू दैट हैबिट ऑफ कीपिंग आवर माइंड्स स्टिल, back to that same point again and again, वो एक habit बन जाता है, and that habit gets carried forward into everything else. So it's a very useful skill, very useful habit, और वो आप physically भी सीख सकते हो. It's not necessary that आप only mentally करें. You can do it when you're running, you can do it when you're jogging, you can do it when you're swimming, because it is a state of mind. मतलब जब आप जॉगिंग, रनिंग, एक्सरसाइज, स्विमिंग कर रहे हो, किसी ने मुझे एक बार कहा था, मेरे एक मेंटर ने कहा था जो मेडिटेटर है, पर उन्होंने कहा था कि जब वो एक्सरसाइज करते हैं वो म्यूजिक भी नहीं सुनते, करेक्ट, वो सिर्फ अपने बॉडी पर फोकस करते। और कहा जाता है कि हठ योगा में, यानी कि आसनास, सूर्य नमस्कार जो हम करते हैं, तभी भी आपको म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए, पॉडकास्ट नहीं सुनना चाहिए, सिर्फ वो करना चाहिए। इसके पीछे साइंस क्या है? दैट आपका ब्रेन के अंदर जो लूप्स बन रहे हैं, यू डोंट वांट इट टू बी एक्सटर्नलाइज्ड। आपका अटेंशन को एक्सटर्नल मत जाने दो, क्योंकि पूरा दिन ऑलरेडी एक्सटर्नल जा रहा है। ओके। सो फॉर मी द इजीएस्ट मेडिटेशन इज स्विमिंग, बिकॉज एक तो गाना सुनने का ऑप्शन ही नहीं है, तो वो हट ही गया। योर ब्रीदिंग इज वेरी रेगुलर, बिकॉज आपका स्विमिंग स्टाइल में 1 2 3 ब्रीथ, 1 2 3 ब्रीथ, वो एक रिदम बन जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका अटेंशन उसी में रहता है। दैट इज वॉट द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मतलब जो इवॉल्व पार्ट ऑफ द ब्रेन है, वो कोशिश करता है लिम्बिक सिस्टम को बिल्कुल कंट्रोल में रखने का, कि ये मेमोरी इधर ही जाएगा, ये मेमोरी इधर ही जाएगा, और उसको मिक्स नहीं होने देना है, क्योंकि सबका एक अटैच्ड टैग होता है कि ये मेरे चाइल्डहुड मेमोरी है, ये मेरा स्कूल का मेमोरी है, ये मेरा जॉब का मेमोरी है। बट व्हेन यू स्लीप ऑफ और इवन व्हेन यू आर मेडिटेटिंग, वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का जो स्ट्रिक्टनेस है वो कम हो जाता है। Now all those kids are free to talk to each other. They will form new friends, new connections. Random memories will click, and that is how new ideas come up. So sleep is when you are approaching it from below upwards, but meditation, yeah, lucid dreaming is below upwards, meditation is above downwards. But दोनों एक ही जगह पे पहुंचता है। Wow. Okay. आई थिंक हमारे एक पिछले इंग्लिश पॉडकास्ट में हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी की बातें कर दी जी। देखो, यहाँ हम शिवा की बातें कर रहे हैं, मोक्ष की बातें कर रहे हैं, पर आज भी एज अ कॉलेज स्टूडेंट, एज अ यंग प्रोफेशनल, आप न्यूरोप्लास्टिसिटी के फायदे उठाकर खुद के दिमाग को इवॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली हमने एवोल्यूशन की बातें करी कि शायद हमारा अभी का ह्यूमन माइंड फाइनल फॉर्म नहीं है, इसके बाद भी हमारा ह्यूमन माइंड बिल्ड हो सकता है। जैसे कि कभी कभी आपको कोई बूढ़े लोग मिल जाते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा वाइज होते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे लाइफ में बहुत लोगों से सीखा है, बहुत सारी किताबें पढ़ी है। दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो पहले सर ब्रेन का स्ट्रक्चर समझा दीजिए, कि एक पेड़ का एनालॉजी दिया था आपने, तो वो पेड़ का एनालॉजी समझा दीजिए, फिर न्यूरोप्लास्टिसिटी समझाइए। उसके बाद भी मेरे कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस है, वो रेस्टफुलनेस स्टेट को लेके, कि आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाती है। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि नया कनेक्शंस बनना और पुराना कनेक्शंस को तोड़ना अगर जरूरत हो तो। कनेक्शंस क्या होते हैं? तो अगर आप समझो कि ये मेरा एक हाथ है, एक न्यूरॉन इज अ ब्रेन सेल, तो ब्रेन के अंदर 1 बिलियन न्यूरॉन्स है, तो एक हाथ अगर एक न्यूरॉन बन गया, ये हाथ दूसरा न्यूरॉन बन गया, तो ये जब जुड़ जाता है इसको साइनैप्स कहते हैं।
तो ये साइनैप्स को कनेक्शन है, दो न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन. देयर इज मोर देन 1 ट्रिलियन साइनैप्सेस इन द ब्रेन. ठीक है, तो अगर एक साइनैप्स बन गया, शुरुआत में साइनैप्स का स्ट्रेंथ बहुत वीक है. ठीक है, तो अगर मैं नया हैबिट बनाने का कोशिश कर रहा हूँ सुबह 6 बजे का उठने का, मतलब आप बास्केटबॉल सीख रहे हो. श्योर, वो एग्जाम्पल ले लेते हैं. बास्केटबॉल सीख रहा हूँ, मुझे बॉल को बास्केट में डालना है. शुरुआत में माई आईज आर नॉट ट्रेन टू कैलकुलेट कि कितना डिस्टेंस है, मुझे हाथ कितना उठाना है, कितना फोर्स में डालना है. बट 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10th डे पे मैंने फर्स्ट बास्केट डाल दिया. नाउ माई ब्रेन इज रिमेंबर्ड, चलो मैं इतने डिस्टेंस पे, इतना हाइट पे अगर मैं इतना फोर्स डालूंगा तो वो बॉल जाएगा अंदर. वापस मैं कर रहा हूँ, अभी 11th डे पे मेरा 2 बास्केट चला गया, 16th डे पे 3 बास्केट चला गया. बिकॉज नाउ माई ब्रेन हैज अ प्रोटोकॉल कि इतना डिस्टेंस पे इतना फोर्स में मुझे ऐसा ही डालना है. दैट इज हाउ हैबिट्स आर फॉर्म्ड. एंड वंस दैट कनेक्शन बिकम्स स्ट्रॉन्ग एंड क्लिक्स, देन आई डोंट हैव टू थिंक. उसके बाद मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि बास्केट इधर है, मैं इधर खड़ा हूं. अभी मेरा लिम्बिक सिस्टम वो सब कर रहा है अपने आप से, उसको सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं. सो नाउ इट इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली. एक डैनियल कहनेमान का बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, तो उसमें सिस्टम 1 सिस्टम 2 की बात करता है. सो इट इज अबाउट ऑटोमेटिक सिस्टम्स एंड वॉलंटरी सिस्टम्स. तो जो भी चीज हम लोग वॉलंटरीली कर रहे हैं, इट इज एग्जॉस्टिंग, थक जाते हैं. तो जब आपको कैलकुलेट करना पड़ता है हर बार कि मुझे बॉल ऐसा डालना है, यू विल नॉट डू इट, आप थक जाते हो. बट अब वो एक बार ऑटोमेटिक हो गया, नाउ इट इज ईजी, नाउ यू कैन एंजॉय द गेम. दैट इज व्हाट न्यूरोप्लास्टिसिटी डज फॉर यू. आप लाइफ को एंजॉय कर पाओगे बिकॉज ऑल द प्रॉब्लम्स आर गेटिंग सॉल्व्ड पीछे. ओके, और एक डेली लाइफ के एग्जांपल लेकर भी न्यूरोप्लास्टिसिटी समझा दीजिए स्टूडेंट की लाइफ में. सो फॉर मी लर्निंग इज द बेस्ट वे. जैसे कि आपने एक नया टॉपिक खोल दिया, ठीक है, आई टॉक अबाउट मेडिकल स्टूडेंट्स. तो समझो MBBS फर्स्ट ईयर में किसी को बायोकेमिस्ट्री में क्रेब्स साइकिल करके एक केमिकल साइकिल होता है जिसमें हम लोग को एनर्जी मिलता है. आपने भी कहीं ना कहीं तो सुना होगा क्रेब्स साइकिल. तो क्रेब्स साइकिल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. ठीक है, शुरुआत में किसी को समझ में नहीं आता, 10 बार पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता. बट देन वंस यू स्पोकन टू अ फ्यू फ्रेंड्स, आपने डिस्कस कर लिया, नया कनेक्शंस बना लिया हर एक वर्ड का, आपने MCQ सॉल्व कर लिए, अभी वो क्रेब्स साइकिल समझ में आ गया. एक बार क्रेब्स साइकिल समझ में आता है, सडनली हाफ ऑफ बायोकेमिस्ट्री बिकम्स ईजी because now Krebs cycle is something that your subconscious brain already knows. So now you can use that to learn the next things. So for me, learning is all about transferring information into your subconscious. उसको एक habit बना दो. तो जितना आपने habit बना दिया उतना आपको super powers मिल जाता है. Because now you can approach so many more topics with confidence. Okay. बस creativity के लिए room बन जाता है. Creatively. आप ऐसे सोच लो, आपने अगर पेंटिंग किया हो या पोएट्री लिखे हो, तो शुरुआत में यू आर स्ट्रगलिंग विद स्मॉल थिंग्स. गिटार बेस्ट एग्जांपल. शुरुआत में आप कॉर्ड्स ढूंढ रहे हो कि जी कॉर्ड कैसे प्ले करना है, डी कॉर्ड कैसे प्ले करना है. बट एक बार वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, न्यूरोप्लास्टिसिटी बन गया, नाउ यू कैन थिंक अबाउट द एक्चुअल सॉन्ग. आपको अभी सोचना नहीं कि मुझे फिंगर कैसे रखना है, वो तो ऑटोमेटिकली बन जाता है. नाउ यू आर ओनली थिंकिंग कि मैं गाना कैसे लिखूं. दैट इज व्हाट न्यूरोप्लास्टिसिटी गिव्स यू. इट फ्रीज योर माइंड टू डू मोर थिंग्स. तो जब लोग कहते कि ये नहीं यार मैं तो लेट ही उठता हूँ, मेरा कुछ होगा नहीं, ये एक्चुअली आपकी बहुत एक स्ट्रॉन्ग न्यूरोप्लास्टिसिटी फॉर्म हो गई है फॉर वेकिंग अप लेट. पर अगर आपने ट्राई किया नई हैबिट बनाने की, अगर आपने ट्राई किया नहीं यार अब से मैं 9 बजे उठूंगा, फिर स्लोली 8 बजे उठूंगा, फिर स्लोली 7 बजे उठूंगा, तो आप उस चीज को भी रिवर्स कर सकते हो 100%. पर बेसिकली आपके विल पावर के ऊपर होता है शुरुआत में. ओके, क्योंकि जब तक वो वॉलंटरी ब्रेन के ऊपर होता है वो विल पावर पे होता है. मतलब डिस्कम्फर्ट. एक बार वो सबकॉन्शियस में चला गया, नाउ योर विल पावर इज फ्री. सो फॉर मी द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज, लोग डिसिप्लिन की बात करते हैं और फ्रीडम की बात करते हैं, और लोग सोचते हैं कि ये दोनों ऑपोजिट है. कि मुझे फ्रीडम चाहिए. ठीक है, ये क्या है कि रोज 6 बजे उठो, ये क्या है कि रोज जिम जाओ, ये क्या है कि रोज पढ़ाई करो. आई वॉन्ट टू डू व्हाट आई वॉन्ट. मैं जब चाहूँ उठूँ, जब चाहूँ पढ़ाई करूँ, उसको फ्रीडम मानते हैं. बट इट इज एक्चुअली नॉट द केस. उल्टा है. आप जितना ज्यादा डिसिप्लिन रहो, आपको उतना फ्री टाइम मिलता है.
because now your brain doesn't have to constantly think कि आज मुझे कब उठना है, आज मुझे ब्रेकफास्ट क्या करना है. So all those decisions अगर हैबिट बन गया है, now your brain is free. हम लोग टाइम के बारे में सोचते हैं, but we never think about how free is your brain. So more discipline is equals more freedom. न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में एक और बहुत की फैक्टर है जिसके बारे में आई फील हमें बात करना चाहिए. ये मैंने ह्यूबरमैन से सीखा. ह्यूबरमैन कहते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के 2 स्टेप होते हैं. पहला स्टेप है उस क्रेविंग को बीट करना, कि अगर आप जल्दी उठने की कोशिश कर रहे हो पर कहीं से आपके दिमाग में एक आवाज आती है कि नहीं यार लेट सो जा, कल भी लेट उठ, परसों से करेंगे. राइट. तो उस क्रेविंग को बीट करना पहला स्टेप होता है. अगर आपने बीट किया, यू आर क्लियर ऑफ स्टेप 1. आपको स्टेप 1 हर दिन करना है, पर स्टेप 2 भी की होता है. स्टेप 2 होता है रेस्ट. यानी कि बेसिकली जब आप स्टेप 1 सक्सेसफुली एक बार आपने किया कि वो आवाज आई कि नहीं यार कल लेट उठ, पर आपने कहा कि नहीं मैं जल्दी उठूंगा, तो वो आपका एक स्टेप 1 हो गया. थोड़ा सा वो न्यूरल पैटर्न फॉर्म हो चुका है, उसकी शुरुआत हुई है. अगर आपको उस फॉर्मेशन में स्पीड लाना है, उस न्यूरल पैटर्न के जन्म में स्पीड लाना है, तो आपको डीप स्लीप की जरूरत है. डीप स्लीप और डीप रेस्ट, जहां आपका दिमाग पूरी तरह से बंद है. तो कभी कभी जब हम सोते हैं और सपने नहीं दिखाई देते, वो होती है डीप स्लीप, रेम स्लीप. तो वो रेम स्लीप में आपके न्यूरल पैटर्न्स का फॉर्मेशन और भी ज्यादा फास्ट हो जाता है. उन्होंने ये कहा कि दैट्स वन ऑफ द रीजंस डीप स्लीप इज इंपॉर्टेंट, कि आपकी बॉडी की रिकवरी भी होती है पर उसके साथ साथ आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत तेजी से होती है. पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपने डीप मेडिटेशन सीख ली, योगा निद्रा सीख ली, तो वो भी एक डीप स्लीप या डीप रेस्ट का फॉर्म होता है. तो इन दोनों चीजों के बारे में पूछना चाहूंगा विद रिस्पेक्ट टू न्यूरोप्लास्टिसिटी. इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. अगर आप कोई भी चीज बना रहे हो जी, और बनते बनते आप बीच बीच में उसको जाके ऐसे पोक करते हो या तोड़ देते हो, तो वो कभी नहीं बनेगा. करेक्ट. अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो तो यू लीव इट फॉर सम टाइम, राइट. एक फ्लोर बना लिया, अभी आप अगले फ्लोर पे फोकस कर रहे हो, कंक्रीट को सूखने देते हो. एग्जैक्टली. यू नीड टाइम फॉर इट टू सेटल. तो बार बार अगर आप उस पर इंटरफियर करोगे तो वो कनेक्शन कभी बनेगा ही नहीं. तो रेस्ट इज एग्जैक्टली दैट. कैन वी से कि स्टेप 1 कंक्रीट को एक मोल्ड में रखने जैसा होता है, और स्टेप 2 वो कंक्रीट पर हम ड्रायर डाल रहे हैं. It is more complicated than that because most of us have already built a house. हमने already गलत घर बना लिया है. तो step 1 is जो गलत है उसको तोड़ना, which is painful. Completely अगर नया चीज सीखना है, it's not that difficult. But we have already formed a habit कि मुझे 9:30 बजे उठना है. तो 3 स्टेप होते हैं. Correct. पहले वाले घर को तोड़ो. दूसरा उसी मटेरियल से नए घर को बनाओ. और तीसरा उसे ड्राई करना, कंक्रीट को सेटल होने दो. तो फिर ये जो डीप रेस्ट का स्टेट होता है, इसके बारे में भी समझा दीजिए. लुक एट डीप रेस्ट फ्रॉम द नेगेटिव. सपोज डीप रेस्ट नहीं मिला तो क्या होगा? यू नो, एनिमल्स डाई इफ यू डोंट लेट देम स्लीप फॉर 3 weeks. It is that important. It is literally a matter of life and death. Rest is important to survive. Why is that? Because अगर रेस्ट नहीं मिल रहा है तो your brain is always looking for threat. If you are not getting rest, that means that you are in a threatening environment. Simple सी बात है. क्योंकि आप अगर सो रहे हो तो you are telling your brain that you are safe. Correct? और आप नहीं सो रहे हो तो you are telling the opposite, that you are not safe. Why else would you be awake? Because you are not safe. आप अगर सो गए तो something can happen. So you are creating that story that you are not safe, you are not safe, you are not safe. कब तक आप वो negative, threatening environment में जी पाओगे? This is a simple way of explaining. We are not going into the biochemistry. जब हम cavemen होते थे तो हमेशा जानवरों का डर होता था कि यार यहाँ से लायन आ जाएगा, यहाँ से टाइगर आ जाएगा. Correct. तो अगर मान लो आपने कोई एकदम ऊंचा केव ढूंढ लिया, उसके पास एक पत्थर रख दिया, तो कोई जानवर अंदर नहीं आ पाता. Correct. फिर आप शांति से सो पाते. Correct. Okay. So that is a simple way of understanding. थोड़ा सा अगर हम लोग बायोकेमिस्ट्री की तरफ गए तो कॉर्टिजोल करके एक हार्मोन है जो बुरी हार्मोन होती है, जो हाँ मतलब वो स्ट्रेस हार्मोन होता है. थोड़ा सा कॉर्टिजोल इज गुड. यू नीड दैट व्हेन यू आर स्टडीइंग फॉर एन एग्जाम. कॉर्टिजोल विल टेल यू कि हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखो. बट सपोज यू आर नॉट स्लीपिंग, what is going on is that your brain is constantly releasing more and more cortisol. आपका stress level बढ़ रहा है.
your brain is thinking that it is under attack. आपका immune system gets involved. Because attack कहाँ से भी आ सकता है? Is it a fever? Is it an infection? तो brain में immune system gets affected and your hormone systems get affected. Your blood pressure starts getting affected. आपका heart rate affect होता है, आपका autonomic system affect होता है, फिर आपका attention affect होता है, आपका thinking affect होता है, and then it is a gradual decline. It is that serious. So this is all the things that happens in the opposite of rest. अगर आप rest करोगे तो all these things will not happen. You are in a constantly positive feedback that you are safe. You can let random networks connect. You can form new ideas. आपका creativity better हो जाता है. So all of those things are important. मतलब मान लो हम हमारे कॉलेज में जब एग्जाम्स आ रहे होते हैं और आपको नर्वसनेस फील हो रहा होता है तो आपका कोई दोस्त कहता है कि नहीं यार हो जाएगा, हम सब पास हो जाएंगे. Correct. तो वेल रेस्टेड बॉडी इज लाइक दैट गुड फ्रेंड. Yes. कि यार भाई चिल मार, तू बस न्यूरोप्लास्टिसिटी पे फोकस कर. Exactly. तो अगर एक दिन आपने नहीं सोया और you go and give an exam, sometimes that works. ठीक है, एक दिन का not sleeping is not going to kill you. It might work in your favor also. There are so many students who will study on the last day क्योंकि वो right time पे cortisol peak हो रहा है. ठीक है, मैं उनको कुछ नहीं बोल रहा हूँ. But जो chronically sleep deprived है, their body will suffer. Okay. ये न्यूरल पैटर्न स्ट्रेंथन होते हैं इसलिए क्योंकि आपके बॉडी को बेसिकली खुद का पेट्रोल मिल रहा है वो न्यूरो पैटर्न्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. हाँ. बट अगर आपको बेसिक अंडरलाइंग मैसेजेस, अगर आपको हैबिट फॉर्मेशन जल्दी से करनी है, कोई भी हैबिट ले लो या कोई भी हैबिट को तोड़नी है, तो आपको बेसिकली स्लीप पर भी फोकस करना है और वो क्रेविंग को भी बीट करना है. एग्जैक्टली. आप वो बिल्डिंग वाला एनालॉजी लेके चलो कि कोई भी नया हैबिट बनाना है, आप सोचो कि वो नया बिल्डिंग है और उसको बनाने के लिए तोड़ो, बनाओ और रेस्ट, तोड़ो, बनाओ, रेस्ट, एंड इट विल वर्क. ओके. अभी हम फिर से स्पिरिचुअल टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे विद अ न्यूरोसाइंस एंगल. ठीक है. बहुत बेसिक सा सवाल करना चाहूंगा. ये सारे जो चीजें हैं, योगा जैसे हठ योगा, आसनास, जब आप सूर्य नमस्कार करते हो, जब आप स्ट्रेचिंग करते हो, जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, आपके दिमाग को इतनी ज्यादा शांति फील होती है. योगा निद्रा करते हो, जो एक योगा निद्रा जिन लोगों को नहीं पता, वो एक बेसिकली एक योगिक टेक्निक है जिसकी वजह से आप 15 मिनट में, 20 मिनट में 2 घंटे की स्लीप जितने बेनिफिट्स पा सकते हो. पर उसका एक टेक्निक होता है, यू नीड समवन टू टीच यू. और सेम जब आप मेडिटेशन कर रहे हो आपको फायदे दिखते हैं. तो कीपिंग न्यूरोप्लास्टिसिटी इन माइंड और कीपिंग ब्रेन एवोल्यूशन इन माइंड, जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, जब आप योगा कर रहे हो, आपको एक्चुअल बेनिफिट्स फील होने लगते हैं अगर आपने कंसिस्टेंटली किया तो. साइंटिफिकली आपके ब्रेन में बदल रहा क्या है? क्योंकि मैंने स्टडीज में पढ़ा है कि आपके कॉर्पस कैलोजम की स्ट्रेंथनिंग हो जाती है. बेसिकली आपके ब्रेन का कंप्यूटर स्ट्रांग हो जाता है. आपकी अमिगडाला की फंक्शनिंग थोड़ी सी कम हो जाती है, जो आपका फियर सेंटर है. तो लेट द न्यूरोलॉजिस्ट स्पीक हियर. बेसिकली इन सब चीज़ों की वजह से आपके ब्रेन के अंदर बदलता क्या है फ्रॉम न्यूरोप्लास्टिसिटी पर्सपेक्टिव. क्योंकि आई एम श्योर न्यूरो पैटर्न्स तो बदलते हैं, आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी शायद ज़्यादा फास्ट फॉर्म होने लगती है, आपके हैबिट अडॉप्शन, हैबिट रिजेक्शन, वो सब फास्ट हो जाता है. और क्या होता है? सो स्लीप की बात हमने कह दी. स्लीप एंड मेडिटेशन आर इंटरलिंक्ड. देयर आर सम सिमिलैरिटीज. जो स्लीप में हो रहा है वही चीज़ें मेडिटेशन में भी होता है जी. जैसे कि हमने बोला कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का जो कंट्रोल है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, स्लीप में भी, मेडिटेशन में भी. तो न्यू आइडियाज फॉर्मिंग, मेमोरी रिटेंशन, all those things are similar in both. Even your amygdala activation reducing, वो भी sleep में होता है, which is another advantage of getting good sleep, क्योंकि आपका stress level automatically कम हो रहा है. Similarly in meditation, आपका amygdala activation कम हो रहा है because आप external कोई चीज़ों पे attention नहीं दे रहे हो. तो automatically your brain's attention networks are relaxing, क्योंकि उतना information नहीं आ रहा है, तो now I can relax. What is very important is in meditation as opposed to sleep, आपका prefrontal cortex का control is while it is relaxing, it is at the same time also increasing. Okay. So this is a tricky concept. Okay. You are consciously letting go, whereas in sleep you are subconsciously letting go. एक मिनट, मैं थोड़ा एक इजी कॉन्सेप्ट पिच करना चाहूँगा और फिर आप बताइए कि सेम है कि नहीं. Sure. किसी ने मुझे एक बार कहा था कि ड्यूरिंग स्लीप
आपकी बॉडी सो जाती है पर कभी कभी आपका दिमाग एक्टिव होता है। पर ड्यूरिंग मेडिटेशन आपकी बॉडी एक्टिव है क्योंकि आप सोए हुए नहीं हो, आप Correct. हाथ को मूव कर सकते हो, पर आपका दिमाग सो जाता है। सिमिलर है। दिमाग सो जाना is not the right word. Okay. But what I said before, अब conscious and unconscious letting go. Sleep में you have no control. Correct? आप ऐसा सोच लीजिए, बिल्डिंग है, टॉप 10 फ्लोर्स का बिल्डिंग है, टॉप 3 फ्लोर्स में आपका कॉन्शियस कंट्रोल है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, 7 के नीचे सब कुछ अनकॉन्शियस है, इनवॉलंटरी है। तो स्लीप में टॉप 3 फ्लोर्स का लाइट बंद है, ठीक है? तो टॉप 3 फ्लोर्स हैव नो से इन व्हाट गोज ऑन इन द बॉटम 7 फ्लोर्स। मेडिटेशन में ऐसा नहीं है। मेडिटेशन में टॉप 3 फ्लोर्स का लाइट ऑन है, वहां पे थॉट्स आर गोइंग ऑन, बट नीचे का जो लाइट्स है उसको हम लोग डिम कर रहे हैं। सो दैट इज अ बिग डिफरेंस, बिकॉज एट नो अदर स्टेट पूरे दिन में आर यू एबल टू रिलैक्स योर लिम्बिक सिस्टम। At no other time are you able to calm down your attention. Are you able to calm down your anxiety, your threat levels? तो ये सब कुछ कम हो जाता है with meditation. So this is an inverse kind of way of looking at meditation versus sleep. Okay. ठीक है, एक और सवाल है। लॉन्ग टर्म में कहा जाता है कि ओके मेडिटेशन, हर स्पिरिचुअल स्कूल में हमें ये कहा जाता है कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, आपको ये जानना चाहिए कि मेडिटेशन का सिर्फ एक ही गोल होता है, और वो है भगवान के साथ जुड़ जाना, मोक्ष, निर्वाणा, जो यूनिवर्सल एनर्जी है जो हमारे आसपास है उसके साथ जुड़ जाना। ठीक है। और ऑन द वे टू मोक्ष, ऑन द वे टू फाइंडिंग गॉड, आपको सिद्धीज मिल जाएंगी, ज्यादा फोकस, सुपर पावर्स, ज्यादा फोकस, कोई भी चीज से नहीं डरना। मान लो अगर आपको भूतों से डर है और आप रात को अकेले सो नहीं पाते, सडनली वो फियर भी चला जाता है। ये सब सिद्धियां होती हैं। पर कहा जाता है कि गोल एक ही चीज है, फाइंड गॉड। पर उस गोल को हासिल करने में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका ईगो है कि यार मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, मेरी वजह से मैंने सारे पैसे कमा लिए। अगर आप कोई क्रिएटिव काम कर रहे हो तो ये माना कि ये देखो ये गाना मैंने लिख दिया, कितना अच्छा गाना है, ये फिल्म मैंने बना दी, इतनी अच्छी फिल्म है, ये जो सक्सेस मुझे मेरे चेहरे, मेरी एक्टिंग की वजह से मिला है। ये ईगो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है उस जर्नी में। इसके पीछे साइंस क्या है? और कहते हैं कि जब आपका ईगो एकदम खत्म हो जाएगा तब आपको मोक्ष मिल जाएगा, तब आप एक्चुअली भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। आई लव दिस क्वेश्चन। ऐसे सोचते हैं, आपका आइडेंटिटी कहाँ से आ रहा है? आपका आइडेंटिटी आपके मेमोरीज से आ रहा है। यू आर अ कलेक्शन ऑफ योर मेमोरीज, राइट? अगर आपका मेमोरी सारे चले गए तो आपको पता नहीं आप कौन हो। आपका मेमोरीज कहाँ पे स्टोर होता है? लिम्बिक सिस्टम में, प्रिमिटिव ब्रेन में, हिप्पोकैम्पस में, ठीक है? हर बार आपका आइडेंटिटी कंफर्म होता है कहीं से भी, जिसको हम वैलिडेशन कहते हैं जी, आपको खुशी मिलती है। सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। करेक्ट। कुछ नहीं, मिरर में खुद का चेहरा देख लिया और बाल अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, चेहरा बस। कॉन्वर्सली आइडेंटिटी में कुछ अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगता है। बाल अगर अच्छा नहीं है, इफ यू हैव बॉडी आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स, इफ यू फील लाइक अरे मैं थोड़ा मोटा हो गया हूँ, अरे मेरा शर्ट अच्छा नहीं है, उतना ही बुरा भी लगता है, बिकॉज वो बुरा लगना भी लिम्बिक सिस्टम से आ रहा है। तो आइडेंटिटी के साथ जो भी खुशी मिलती है, आइडेंटिटी के साथ जो भी दुख मिलता है, सब कुछ लिम्बिक सिस्टम से ही है। ये सारा कलेक्शन को एक साथ जोड़ के हम लोग ईगो कहते हैं। मेरे पर्सनल आइडेंटिटी के रिलेटेड जो भी हो, इट इज ईगो, इट इज फ्रॉम द लिम्बिक। मेडिटेशन क्या करता है? डिटैच करता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को लिम्बिक से। ये साइंटिफिकली प्रूवन, साइंटिफिकली, इन द सेंस your limbic activation reduces. Okay. Right? So your amygdala activation reduces, and there is something called a self-referential network. Basically, आपकी ब्रेन में बेसिकली एक पावर रहता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, और जहां वो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फोकस्ड है, मतलब वो रीजन एक्टिवेट होता है। Okay. तो देयर आर वेज टू सी ब्रेन में कौन सा एरियाज ज्यादा काम कर रहा है, कौन सा एरियाज कम काम कर रहा है। और जब कोई मेडिटेशन कर रहा होता है तब लिम्बिक सिस्टम की एक्टिवेशन कम होती है और दूसरे एरियाज की एक्टिवेशन ज्यादा होती है। हाँ, तो लिम्बिक सिस्टम के अंदर देयर आर मल्टीपल एरियाज, बट उसमें अमिगडाला का स्पेसिफिकली एक्टिवेशन कम होता है बिकॉज ऑफ थ्रेट लेवल्स रिड्यूसिंग। बट देयर आर अदर एरियाज विच इज सेल्फ रेफरेंशियल, मतलब मैं खुद के बारे में सोच रहा हूँ। ओके,
तो वो एरियाज का एक्टिविटी देखने से पता चलता है कि हम लोग का जो डिटैचमेंट है दैट कीप्स इंक्रीजिंग, क्योंकि मैं खुद को ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ. देयर इज अ डिफरेंस इन knowing that I am Siddharth versus looking at this person who is Siddharth. ये हिंदी में थोड़ा समझा दीजिए. मुश्किल है हिंदी में, मतलब Okay. मैं कह पाऊंगा, आप खुद के बारे में सोच रहे हो एज अ आई, मैं Okay. हूँ, मैं कौन हूँ. मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप ठीक बोलो अगर मैच करता है. ठीक है. एक बार किसी ने शाहरुख खान को पूछा था कि आप खुश कैसे रहते हो इतने प्रेशर के साथ. उन्होंने कहा कि यार मैं शाहरुख तो हूँ, पर मैं एक इंसान हूँ जिसका नाम है शाहरुख, जो ब्रांड शाहरुख खान के लिए काम कर रहा है. तो शायद ये एक सिमिलर एग्जांपल. एब्सोल्युटली. तो ये ब्रांड इन्फ्लुएंसर्स एंड ब्रांड्स का बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि आप रणवीर हो, बट रणवीर अलाहाबादिया इज अ डिफरेंट पर्सन, राइट? सो आपका वो डिटैचमेंट आ जाता है कि मैं वर्सेस द ब्रांड. अभी तो ब्रांड की बात करिए, बट एवरी सिंगल पर्सन इज अ ब्रांड इन देयर ओन हेड. दैट इज द टेक होम मैसेज. सबके दिमाग में वो खुद का एक ब्रांड है कि मैं कौन हूँ, मेरा सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेरा पर्सनालिटी क्या है, मेरा लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या है. और उसको अगर बहुत पर्सनली ले लिया और कोई डिस्टेंस नहीं है मेरे और मेरे ब्रांड से, तो जो भी मेरे ब्रांड को इंसल्ट कर रहा है वो मुझे इंसल्ट कर रहा है, जो भी मेरे ब्रांड को प्रेस कर रहा है वो मुझे प्रेस कर रहा है. और मैं और मेरा ब्रांड अगर सेम हो गए तो फिर ब्रांड कैंसिल हो सकता है, तो मतलब मैं भी कैंसिल हो सकता हूँ. तो वो थ्रेट बन जाता है. मेडिटेशन से मैं और मेरा ब्रांड के बीच में डिस्टेंस आ जाता है, वेयर यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर बॉडी एज डिफरेंट. इट इज नॉट मी, इट इज माई, इट इज अ हार्ट, इट इज अ हैंड, इट इज अ लेग, इट इज अ फेस, इट इज अ नेम, बट नॉट मी. आपकी एक टी शर्ट की तरह होती है आपकी बॉडी. करेक्ट. तो दिस इज व्हाट दे से, राइट? एंड ये रीइंकार्नेशन पे भी एक डिस्कशन हो जाता है इसी में, दैट द बॉडी कम्स, बॉडी गोज, बट आई एम सेपरेट. तो वो डिटैचमेंट आता है बिकॉज वो जो आइडेंटिटी है वो लिम्बिक सिस्टम से है. प्रीफ्रंटल का खुद का आइडेंटिटी नहीं है. प्रीफ्रंटल का काम है लिम्बिक में जो भी बन रहा है उसको आप पैकेज करके एक स्टोरी बनाओ. दैट इज व्हाट द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज डूइंग. और मेडिटेशन से वो हम स्टोरी को खोल रहे हैं, बिहाइंड द सीन्स जा रहे हैं. बिहाइंड द सीन्स जा रहे हैं. एक फाइनल सेगमेंट है इस पॉडकास्ट को लेके. आपको क्या लगता है, मोक्ष के मोमेंट में हमने ईगो की इतनी सारी बातें कर ली, तो जब आदि योगी को शिवा प्राप्त हुए, अभी शिवा क्या होता है, एनलाइटनमेंट के बाद क्या होता है, ये किसी को नहीं पता, भगवान को पता है. और जिन लोगों ने शिवा को प्राप्त किया है, बुद्ध भगवान को पता है. जो भी जिन लोगों को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई है उन्हें ये चीजें पता है. पर एटलीस्ट वी कैन गेस अबाउट व्हाट हैपेंस नियर, करेक्ट, साइंस के थ्रू, कि उस मोमेंट तक पहुंचने में ब्रेन में क्या क्या चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू यू, साइंटिफिकली स्पीकिंग. आपने कहा लिम्बिक सिस्टम शायद पूरी तरह से डिटैच हो जाता है, और आपकी सेंस ऑफ ईगो एंड आइडेंटिटी की ये मेरी बॉडी है, ये मेरे नीड्स है, मुझे भूख लगी है, मेरे मेमोरीज ये है, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, वो सब चीज़ें मिट जाती है. ऐसा आपको अवेयरनेस होता है कि हाँ ये सब चीज़ें हैं, पर यार अभी ये सब भी है. सो मैंने मोक्ष के बारे में बहुत सोचा है, भगवद गीता पढ़ने के बाद भी मैंने सोचा है. द ट्रूथ इज दैट आई डोंट नो डेथ के बाद क्या होता है. ऑल दैट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम भगवद गीता एंड फ्रॉम न्यूरोसाइंस इज दैट देयर इज all our biochemical energy is holding our body together. ठीक है? Our cells, हमारे organs, heart, liver, kidney, blood, सब कुछ जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ because of our biochemical energy. हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें से all that energy is holding us together. And that circle of energy, when you know in Bhagavad Gita it says that everything is reincarnated, everything goes from one to another, एक से एक होता है. It is all coming from the sun. And ये लिखा होता है भगवद गीता में भी है कि पूरा universe is coming in from one to the other to the other. So when you say death is basically disintegrating of that energy into a lower state of energy. So when we die, not all our organs die at the same time. तो आप जब मरते हो तो आपका
किडनी और आपका लिवर और आपका बोन एक टाइम पे नहीं मरते, उसमें से सेल्स होते हैं जो अभी भी जिंदा है, एक्सेप्ट दैट वो सेल्स अभी दूसरे सेल्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इफ यू थिंक अबाउट रणवीर अलाहाबादिया ब्रांड, the brand is composed of 15 team members, right? If the brand dies, those 15 team members are now no longer talking to each other, but they are still alive. It is similar to when we die. All our cells stop talking to each other, but they are still alive. So for me, death is going one level down in the energy level. So when, और इवन एनर्जी भी नहीं बोलेंगे, कम्युनिकेशन लेवल, बायोलॉजिकल लेवल पे अगर हमारे सारे सेल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है तो मतलब यू आर अलाइव. एक बार वो कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो गया तो यू आर नॉट अलाइव, यू आर लेस अलाइव. सो मोक्ष का कॉन्सेप्ट मुझे बायोलॉजी के साथ अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, मुझे वो क्लैरिटी नहीं आया है अभी तक. बट डेथ का कॉन्सेप्ट अभी 2022 June 2022, this is my concept of what death is. सदगुरु कहते हैं कि enlightenment feels like जो आपके अंदर है और जो आपके बाहर है वो एक जैसा लगने लगता है, आपकी बाउंड्रीज खत्म हो जाती है. करेक्ट. ब्रेन से कनेक्टेड कोई थियरी हो सकती है? एब्सोल्युटली. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है एक्चुअली. How do you know that your arm ends here? आप जब बोलते हो कि you are you, आपके दिमाग में एक मेंटल मैप बनता है आपके बॉडी का कि मेरे हाथ यहाँ है, मेरे पैर वहाँ है. करेक्ट. तो यहाँ तक मैं हूँ लेकिन ये माइक मैं नहीं हूँ. करेक्ट. ऐसे आप क्यों बोल रहे हो? बिकॉज आपके दिमाग में एक मेंटल मैप बना हुआ है कि यहाँ तक है मेरा हाथ. बट सपोज आप टेनिस प्लेयर हो, प्रो टेनिस प्लेयर हो, रॉजर फेडरर खेल रहा है, उसके लिए उसका बॉडी एक्सटेंड होता है रैकेट को इंक्लूड करना. तो वाइल ही इज प्लेइंग दैट रैकेट इज अ पार्ट ऑफ हिज बॉडी. उसको सोचना नहीं पड़ता कि मेरा उंगली रैकेट को पकड़ रहा है, वो रैकेट बॉडी का पार्ट हो जाता है. तो दैट इज हाउ योर ब्रेन कैलकुलेट्स कि बॉल अगर 2 मीटर दूर है तो मुझे हाथ इतना स्ट्रेच करना है, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि रैकेट और 1 मीटर आगे है. तो our body, our brain is capable of extending our identity outside our body. Basically आपकी आइडेंटिटी आपके डायमेंशंस होते हैं. तो जब कोई कहते हैं कि शिवा इज द डायमेंशन बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, शायद ये शिवा डायमेंशन यही है कि आप रियलिटी को शायद कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि पूरी दुनिया आपका रैकेट बन जाता है. ब्रिलियंट. और अगर आप में ईगो आ गया कि नहीं अभी तो मैं पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता हूँ, अब मैं इस माया को कंट्रोल कर सकता हूँ, फिर आपका ईगो फिर से स्वेल हो जाता है. तो लेट्स टॉक ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस बिकॉज आई लाइक दैट मोर. जस्ट लाइक रॉजर फेडरर कुड कंट्रोल द रैकेट एंड ही फील्स दैट ये रैकेट मेरा ही पार्ट है. सपोज हाइपोथेटिकली आपको वो लेवल ऑफ कंट्रोल और अंडरस्टैंडिंग आ गया पूरी दुनिया के साथ, माया के साथ. हाँ, विथ ऑल ऑफ रियलिटी. You now understand this table, this mic, everything at a brain level, at a cellular level. Now, where do I end and where does this table begin? Where does the carpet begin? If everything is mapped in my brain, theoretically, who am I? I am everything. I am everyone. So for me, this is the closest way that you can connect neuroscience with सिंगुलैरिटी. जो बोलते हैं ना हम सब एक है. दिस इज हाउ यू कैन प्रोबेबली डू इट. शायद हमारे ब्रेन में कोई ऐसा सिस्टम है जो हमें पीछे खींच रहा होगा, या जैसे गेम्स में अनलॉकेबल्स होते हैं, कोई लॉक्ड सिस्टम है, राइट. और वो लॉक सिस्टम शायद खुल जाता है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के साथ, मेडिटेशन के. इट इज पॉसिबल. हाँ, क्योंकि हमारा ब्रेन का मेन फंक्शन है खुद को बचाना. दैट इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट मैं यहाँ खत्म होता हूँ और आप वहां से शुरू होते हो. बिकॉज who knows, you might come to attack me. So that is not acceptable. So that is why I need a very clear boundary. सब कुछ fear से ही आता है. You know what we said पहले, Shiva, fear of death. Everything starts from there. The only reason I'm afraid of including you in my identity is what if you hurt me? Suppose I have no fear. I have no fear of that happening. Now this whole world could be
me. क्योंकि this body now becomes meaningless, right? Because all the bodies in the world are part of me. So if this body goes also, क्या फर्क पड़ता है? But this is one thing to say and another thing to actually be at that level. ये intellectual बात हम लोग कर रहे हैं, but if somebody comes and pricks my hand, I will feel pain and I will feel angry because my limbic system will take over because my prefrontal cortex has not reached वो लेवल तक नहीं पहुंचा है कि हम सब एक है. एंड में डेंजरसली मैं साइंटिफिक कॉन्वर्सेशन में एक लास्ट बिट ऑफ फिलोसफी लाना चाहूँगा. Okay. ये मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में पढ़ा था और कहते हैं कि जो भी साइंस हम गेस करते हैं, जो भी रियलिटीज हम गेस करते हैं, वो सब फिलोसफीज होती है. पर उस किताब में और जितने भी स्पिरिचुअल किताबें मैंने पढ़ी है, यही कॉन्सेप्ट होता है कि ये जो मानव वाली लाइफ हम जी रहे हैं, मनुष्य वाली लाइफ जी रहे हैं, ये टेम्पररी है. वी आर नॉट human beings having spiritual experiences, we are spiritual beings having human experiences. We are spiritual beings having human experiences. तो इसका ये मतलब है कि हमारे अंदर जो सोल है, जो आत्मा है, वही जिंदा है. हमें इस बॉडी में रहकर शायद स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करना, और पूरा प्रोग्रेस पाने के बाद, शायद इस धरती पर मोक्ष पाने के बाद, शायद हम भगवान के साथ जुड़ जाएंगे, शायद नहीं, पर हम डेफिनेटली एक हायर बीइंग में इवॉल्व होते हैं. ये वो फिलॉसफी है जो हर बुक में ये वो फिलॉसफी है जिसकी मेंशन हर बुक में है, जिसे लोग एस्ट्रल बीइंग कहते हैं या हायर डायमेंशन ऑफ ह्यूमन लाइफ एटसेट्रा एटसेट्रा, शिवा डायमेंशन. तो आई डोंट नो, ये शायद मेरे अकॉर्डिंग लाइफ का एक बहुत स्ट्रॉन्ग गोल होना चाहिए. इफ नॉट फॉर मोक्ष, देन एटलीस्ट फॉर करियर प्रोग्रेस, एटलीस्ट फॉर योर ओन शांति. क्योंकि जितनी ज्यादा मेडिटेशन कर रहे हो, जितना कम आपका ईगो होते जा रहा है, उतनी ज्यादा शांति आपके दिमाग को प्राप्त होती है, और जितनी ज्यादा शांति आपके दिमाग में होती है, उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपके लाइफ में होती है, उतना ज्यादा फोकस आपका हो जाता है. Correct. शायद ये एंड हो सकता है पॉडकास्ट का. मैंने एक नोटिस किया था कि ये मेरे पढ़ाई के टाइम पे नोटिस किया था कि अगर आपको एक लेवल डिफिकल्टी तक पढ़ाई करना है, सपोज यू गो डाउन 2 more levels and then you come back, the first level looks very easy now. हमेशा होता है. So don't stop at your limit. Try and go, or don't stop at your requirement. Try to go 2 steps deeper. So now the required level becomes very easy. Maybe spirituality does that for you. अगर आप उस level तक गए कि this body is not mine, my mind is free to be whatever I want, and now you come back to your everyday problems, suddenly things seem a lot more manageable. Maybe that is what spirituality really does for you. Dr. Sid Warrior, I think bottom line, क्योंकि students ये podcast सुनते हैं, young professionals ये podcast सुनते हैं, I would say bottom line, CTA, actionable is neuroplasticity पर ध्यान दीजिए, habit formation पर ध्यान दीजिए, everything else will fall into place. Correct. Okay. End of the episode. तो ये था आज का एपिसोड दोस्तों. डॉक्टर सिड वॉरियर हमारे एक ऑल स्टार है, और इस एपिसोड में आपको पता चला कि वो क्यों ऑल स्टार है. ये बताइए कि इनके साथ हमें और कैसे वीडियोस बनाने चाहिए हिंदी चैनल पर. इनके साथ बहुत बढ़िया इंग्लिश वीडियोस भी बनाए हैं, तो उन्हें भी जाके देखिए अगर आपका इंटरेस्ट न्यूरो साइंस में है, और अगर आपका इंटरेस्ट है एवोल्यूशन में, ब्रेन पावर बढ़ाने में, स्मार्टनेस बढ़ाने में, मेमोरी बढ़ाने में, और जस्ट पर्सपेक्टिव बढ़ाने में. डेफिनेटली लेवल सुपर माइंड को डाउनलोड कीजिए, लिंक्स नीचे पेस्ट किए गए हैं, चेक इट आउट. फ्री ट्रायल है सारे रणवीर अलाहाबादिया सब्सक्राइबर्स के लिए. अगर आप अच्छी नहीं लगी, डोंट पे फॉर द पेड वर्जन, पर आई प्रॉमिस यू कि अगर आपने डिसिप्लिन के साथ इस ऐप का फायदा उठाया, आपको मेडिटेशन का सही तरीका पता चलेगा, और आपको अपने दिमाग में चेंजेस बहुत जल्द दिखेंगे. मैंने खुद भी मेडिटेशन कोर्स वहाँ रिकॉर्ड करके रखा है आपके लिए. मेरे थ्रू आपको कोचिंग मिलेगी. आई होप यू एन्जॉय द ऐप, एंड आई होप कि इस एपिसोड को आपने एन्जॉय किया हो. हमें टॉपिक सजेशंस दीजिए, नीचे कमेंट करें. TRS हिंदी विल बी बैक सून. लॉट्स ऑफ लव.